दोस्तों, जब हम किसी नक्शे को देखते हैं तो बॉर्डर की लाइनें एकदम पक्की और ठोस लगती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो लाइन एक नदी हो और उस नदी के शुरू होने की सही जगह ही एक रहस्य बन जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत और नेपाल के बीच इसी दिलचस्प और सदियों पुरानी उलझन पर बात करने वाले हैं। अब इस जगह को ही देख लीजिए, माउंट कैलाश। हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ बर्फ से ढका कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शांति और आत्मखोज की इस यात्रा का जो मेन रास्ता है, वो आज दो पड़ोसी देशों के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ है। तो आखिर दशकों की वो शांति अचानक एक कूटनीतिक बहस में कैसे बदल गई? चलिए इस आधुनिक विवाद की शुरुआत को समझते हैं। अगर हम हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो मामला 2019 के आखिर में तब गरमाया जब भारत ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 8 मई 2020 को। इस दिन भारत ने लिपुलेख दर्रे तक जाने वाली 80 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क का उद्घाटन किया। इसके तुरंत बाद ही नेपाल ने कड़ा ऐतराज जताते हुए अपना एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें उसने इन विवादित हिस्सों को अपना बताया। और ये पूरी जो बहस है ना, ये कोई बहुत बड़े इलाके के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ 335 स्क्वायर किलोमीटर के एक खास त्रिकोणीय इलाके पर टिकी है। इसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख शामिल हैं। ये जगह बिल्कुल उस पॉइंट पर है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं, जिसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। यही वजह है कि ये इलाका कूटनीतिक तौर पर इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन अगर हमें इस विवाद की असली जड़ तक जाना है तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, सीधे 1816 के दौर में। और यहाँ एंट्री होती है सुगौली की संधि की। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुए इस समझौते ने ही दोनों देशों के बीच की बाउंड्री तय की थी। इस संधि में साफ लिखा था कि काली नदी ही नेपाल की पश्चिमी सीमा होगी। सुनने में काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। संधि में नदी का नाम तो लिख दिया गया, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों में आखिर ये काली नदी शुरू कहाँ से होती है, उसका सटीक उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ है। बस इसी एक छोटी सी अस्पष्टता ने आज के इस बड़े विवाद की नींव रख दी। और उसी एक कन्फ्यूजन की वजह से आज हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन मजबूती से रखे गए दावे मौजूद हैं। एक तरफ नेपाल का ये मानना है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है और इसलिए 1816 की संधि के हिसाब से वो पूरा त्रिकोणीय इलाका उनका है। वहीं दूसरी तरफ भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है कि नदी दरअसल कालापानी के झरनों से शुरू होती है। भारत का ये दावा 1865 के आसपास ब्रिटिश राज के दौरान किए गए बॉर्डर एडजस्टमेंट और वाटरशेड सिद्धांत पर आधारित हैं। दोनों ही पक्ष अपने अपने ऐतिहासिक तर्कों पर कायम हैं। वैसे आपको बता दूं कि नक्शे को लेकर ये कोई इकलौती उलझन नहीं है। गंडकी नदी के पास जो सुस्ता का इलाका है, वहां भी ऐसा ही विवाद है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि समय के साथ नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। सोचिए, कुदरत के इस बदलाव से एक पूरा गांव नदी के दूसरी तरफ चला गया। लेकिन यहाँ एक बात की तारीफ करनी होगी। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से इतने मजबूत रहे हैं कि 1981 तक दोनों देशों ने मिल बैठकर अपने 97% बॉर्डर इश्यूज को बिना किसी शोर शराबे के सुलझा लिया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन वो जो बचा हुआ 3% हिस्सा है, खासकर कालापानी और लिपुलेख, वो आज एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चुनौती बना हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या है इस बचे हुए हिस्से में? चलिए समझते हैं कि लिपुलेख को लेकर इतना हाई स्टेक्स गेम क्यों चल रहा है। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ लाइनों का मामला नहीं है। लिपुलेख रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। इतनी ऊंचाई पर मौजूद ये ट्राई जंक्शन तिब्बत के पठार पर नजर रखने के लिए एक बेहतरीन मिलिट्री एडवांटेज देता है। साथ ही ये एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक ट्रेड रूट भी है, जिसे 1992 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया था। और अगर हम पॉलिटिक्स और मिलिट्री से थोड़ा हटकर बात करें तो लिपुलेख दर्रे का एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व भी है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे पुराना और प्रमुख रास्ता है। हर साल कई धर्मों के लोग इस बेहद पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि 2020 में जिस 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन हुआ था, उसका असली मकसद श्रद्धालुओं की इस मुश्किल यात्रा को थोड़ा आसान बनाना था।
इस नई सड़क के बनने से जो सफ़र पहले शारीरिक रूप से थका देने वाला और 3 हफ्ते लंबा हुआ करता था, वो अब घटकर सिर्फ 1 हफ्ते का रह गया है। ये तीर्थयात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। जैसा कि आधिकारिक गाइड बुक भी कहती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा आत्मखोज की एक यात्रा है। यह अभिभूत करने वाली और ज्ञानवर्धक है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि इस पहाड़ी दर्रे से लोगों की भावनाएं, उनकी आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव कितना गहरा है, शायद भू राजनीतिक दांव-पेंच से भी कहीं ज्यादा। तो अब सवाल ये उठता है कि खुली सीमाओं, गहरे सांस्कृतिक संबंधों और सदियों पुरानी दोस्ती की डोर से बंधे ये दो पड़ोसी देश इस आधुनिक उलझन को कैसे सुलझाएंगे? क्या कूटनीति के जरिए इस बात का कोई ऐसा हल निकलेगा जो दोनों को मंजूर हो? और सबसे बड़ा सवाल, कोई ये कैसे तय करेगा कि एक नदी आखिर सच में कहाँ से शुरू होती है? इस एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। यकीनन 200 साल पुराने इस रहस्य के बारे में अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है।